तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की स्टोरी स्टार्ट होती है थंडरबोल्ट रॉस से। और ये थंडरबोल्ट रॉस एमसीयू का वही कैरेक्टर है जो कि पहले यूएस आर्मी के अंदर जनरल हुआ करता था और इसी की वजह से ही ब्रूस स्पैनर हल्क बना था। और अगर बात करें इसके लास्ट अपीयरेंस की तो एमसीयू में हमने थंडरबोल्ट रॉस को लास्ट टाइम देखा था इवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर, और उसके बाद अब ये सीधा हमें यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो थंडरबोल्ट रॉस के एक्टर है उनकी अभी से काफ़ी साल पहले मौत हो चुकी है और इसीलिए मार्वल स्टूडियोज़ ने थंडरबोल्ट रॉस को इन एक्टर से रिप्लेस कर दिया है और इन नए वाले एक्टर का नाम है हैरिसन फोर्ड। सो दोस्तों, जैसे इस थंडरबोल्ट रॉस से मूवी की स्टार्टिंग होती है वैसे हमें ये पता लगता है कि ये थंडरबोल्ट रॉस अब यूएसए का प्रेसिडेंट बन चुका है, यानी कि अब से थंडरबोल्ट ट्रॉसी पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रूल करेगा। लेकिन अब इसके बाद ही 5 महीने बीत जाते हैं और 5 महीने बीतने के बाद हम सीधा सैम विल्सन से मिलते हैं, यानी कि एमसीयू के नए कैप्टन अमेरिका से हम ये देखते हैं कि इस टाइम पर सैम विल्सन यानी कि नया वाला कैप्टन अमेरिका यूएस मिलिट्री के एयरक्राफ्ट में कई सारे सोल्जर्स के साथ मिलकर यूएसए से सीधा मैक्सिको जाता है और इस टाइम पर सैम के साथ उसका साइड किक टॉरस भी होता है। और हम ये जानते हैं कि सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका बनने के उसके बाद उसका दोस्त या फिर यूं कहें उसका साइड की एक टोरस अब फैल्कन बन चुका है। हम ये जानते हैं कि सैम और उसके बाकी साथी मैक्सिको एक मिशन पर आए होते हैं और इस मिशन के अंदर उन्हें कई सारे टेररिस्टों से फाइट करनी होती है। असल में यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि मैक्सिको के अंदर एक काफ़ी पावरफुल टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है सरपेंट ग्रुप, और इस सरपेंट ग्रुप ने इस टाइम पर जापान की एक खास चीज़ को चोरी कर लिया है। और जापान की वो खास चीज़ है जी इस टाइम पर एक कीएन टैनर के अंदर होती है, जो कीएन टैनर इस सरपेंट ग्रुप के बॉस के पास होता है और इस सरपेंट ग्रुप का बॉस होता है साइड वेंडर, यानी कि ये द बॉयज़ का स्टैंडर्ड घर। और अब क्योंकि यूएसए और जापान दोनों फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं इसीलिए जापान की इस खास चीज़ को वापस लाने का जिम्मा यूएसए ने उठाया है। जी इस वजह से सैम विल्सन और यूएस मिलिट्री के ऑफिसर्स यहाँ पर ये कीएन टैनर लेने आए हैं। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद ही सैम विल्सन और टोरस दोनों मिलकर इस ग्रुप के अड्डे में घुसते हैं, जिसके बाद ही सैम विल्सन की यहाँ के सारे टेररिस्टों से फाइट स्टार्ट होती है। इस फाइट के अंदर हम ये देखते हैं कि सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका की शील्ड का इस्तेमाल करना काफ़ी बढ़िया से सीख जाता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर फल्कन के नए वाले सूट को देखते हैं। जी सूट की जो विंग्स होते हैं वो वाइब्रेनियम के बने होते हैं और इसीलिए वाइब्रेनियम से बनी स्ट्रांग विंग्स का यूज़ करके सैम विल्सन बड़े आराम से इन सारे को पिट देता है। और साथ ही साथ हमें इस बात का भी पता लगता है कि सैम विल्सन के जो वाइब्रेनो से बने विंग्स आए वो उसे वकांडा कंट्री ने ऐसा गिफ्ट दिया है, क्योंकि दोस्तों हम इस बात को जानते हैं कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर सैम विल्सन ने भी वकांडा में रहकर वकांडा के लिए फाइट की गई। अब इसके बाद ये सैम विल्सन यहाँ के सारे गुंडों को पीटने के बाद इन सब के लीडर के पास पहुँचता है, यानी कि सरपेंट ग्रुप के बॉस साइड वेंडर के पास, और उसके पास पहुँचने के बाद ही वही देखता है कि जापान कंट्री का वो खास कीएन टैनर अभी उसके हाथों में है। और फिर इसीलिए सैम विल्सन साइड वेंडर से वो कीएन टैनर ले लेता है, लेकिन सैंड वेंडर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन कीएन टैनर मिलने की वजह से सैम विल्सन अपनी टीम के साथ वापस यूएसए आ जाता है और वापस यूएसए आने के बाद हम ये देखते हैं कि सैम विल्सन टॉरस से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैक्सिको के अंदर टॉरस उसकी काफ़ी हेल्प की थी एंड इसलिए टॉरस से खुश होकर सैम विल्सन उसे सीधा अपने पुराने दोस्त आइजिया ब्रैडली से मिलवाता है। अब दोस्तों जिन्होंने भी फाल्कन एंड दी विंटर सोल्जर सीरीज़ देखी है वो सभी के सभी आइजिया ब्रैडली को जानते होंगे। लेकिन हाँ, अगर तब भी कोई इस कैरेक्टर को नहीं जानता है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी आगे चलकर हमें इसके बारे में फिर से पता लगेगा। अब यहाँ पर सैम विल्सन जैसी टोरस को आइजिया ब्रैडली से मिलवाता है, वैसे ही वो उसे बताता है कि आइजिया ब्रैडली एक सुपर सोल्जर है एंड वो भी एक टाइम पर कैप्टन अमेरिका रह चुका है। ये बात जानकर टोरस काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाता है। लेकिन इसी के आगे सैम टोरस को ये बताता है कि जब कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स रेड स्कल को हराने के बाद बर्फ में दबकर खो गए थे, तब उसके बाद यूएसए कंट्री ने आइजिया ब्रैडली को अपना नया कैप्टन अमेरिका बनाया था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि आइजिया ब्रैडली भी स्टीव की तरह ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और बहादुर था। जिस वजह से आईजी ब्रैडली की ताकत, बहादुरी और देशभक्ति को देखकर उसे स्टीव रोजर्स के बाद कैप्टन अमेरिका बनाया गया। लेकिन कैप्टन अमेरिका बनने के कुछ टाइम बाद ही आईजी ब्रैडली को 30 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया और फिर 30 साल जेल काटने के बाद ही वो आज़ाद हुए। अब टोरस जैसे ही इस बात को सुनता है वैसे ही वो काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाता है और इसीलिए वो आईजी ब्रैडली से पूछता है कि आखिरकार आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, और जब आप एक कैप्टन अमेरिका थे तो यूएसए ने आपको 30 सालों के लिए जेल में क्यों डाला। ये बात सुनने के बाद ही आइजिया ब्रैडली टोरस को ये बताता है कि जब स्टीव रॉजर्स के बाद उसे कैप्टन अमेरिका बनाया गया तब उसने कई सारे सक्सेसफुल विशेस किए और हर बार अपने कई सारे साथियों की जान बचाई और इसीलिए मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। लेकिन यूएसए की गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहती थी कि ये ब्लैक आदमी एक फेमस सुपर हीरो बने, और इसलिए यूएसए की गवर्नमेंट ने मुझे अचानक से अरेस्ट कर लिया और मुझे जेल में डालकर 30 सालों तक मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे और 30 सालों के बाद ही मुझे जेल से आज़ादी मिली। और इसी वजह से मैं अपने देश से तो प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे इस यूएसए देश की सरकार से बहुत नफरत है। हालांकि इन सारी बातों को जानने के बाद ही टोरस सैमुअल्सन और आईजी ब्रैडली तीनों काफ़ी बातचीत करते हैं और टोरस और ब्रैडली की भी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन फिर तभी अचानक से सैम विल्सन को एक फ़ोन आता है और फ़ोन उठाने पर सैम विल्सन को ये पता लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए यानी कि थंडरबोल्ट रॉस ने व्हाइट हाउस के अंदर एक मीटिंग और एक पार्टी रखी है और इस मीटिंग प्लस पार्टी के अंदर सैम विल्सन को भी इन्वाइट किया जा रहा है।
वैसे दोस्तों, जो लोग व्हाइट हाउस के बारे में नहीं जानते उन सबको मैं बता दूं कि जिस तरह से हमारे इंडिया कंट्री के अंदर हमारे प्रेसिडेंट हाउस में रहते हैं, वैसे उसके प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में रहते हैं और यही व्हाइट हाउस उनका ऑफिस भी होता है। अब मीटिंग का इनविटेशन मिलने के बाद ही हम ये देखते हैं कि सैम विल्सन जल्दी से तैयार होता है और आइजेब, ब्रैडली एंड टोरा दोनों को साथ लेकर सीधा व्हाइट हाउस जाता है। यानी कि ये तीनों के तीनों पार्टी ज्वाइन करते हैं या व्हाइट हाउस आने के बाद ही सैम विल्सन की मुलाकात प्रेसिडेंट से होती है, यानी कि थंडरबोल्ट रॉस से। और सैम विल्सन से मिलने के बाद ही थंडरबोल्ट रॉस से ये कहता है कि वो सैम विल्सन से बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसने मेक्सिको के अंदर अपने मिशन को काफ़ी बढ़िया तरीके से पूरा किया है और जापान की जो चीज़ सर्पेंट ग्रुप ने चुरा ली थी वो भी सैम विल्सन बड़े आराम से वापस ले आए। अब इसके बाद कुछ टाइम बाद ही से शिफ्ट होता है और हम सीधा व्हाइट हाउस के मीटिंग हॉल को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि इस मीटिंग के अंदर सैम विल्सन, आइजा ब्रैडली टोरस और उनकी तरह और सारे गेस्ट तो होते ही हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ यहाँ पर थंडरबोल्ट रॉस और उसके अलावा दुनिया भर की काफ़ी सारी कंट्रीज़ इसके हेड भी होते हैं, जैसे कि जापान के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर देखने में काफ़ी हद तक पीएम मोदी जैसे लग रहे होते हैं। लेकिन अब इसके बाद ही यूएसए के प्रेसिडेंट यानी कि थंडरबोल्ट रॉस इस मीटिंग को स्टार्ट करता है और वो सभी से कहता है कि आज से काफ़ी टाइम पहले इंडिया ओशियन के अंदर है, इधर एक नए आइलैंड का जन्म हुआ है जिसका नाम है सेलेस्टियल आइलैंड। और दोस्तों ने सेलेस्टियल आइलैंड और कोई नहीं बल्कि ट्यामदद सेलेस्टियल होता है जिसके उभरते हुए इमरजेंस को एटर्नल ने रोक दिया था, लेकिन इसके सख्त होने की वजह से एक आइलैंड जैसा बन गया। और उसी की बात करते हुए थंडरबोल्ट रॉस सबसे कहता है कि जब इंडियन ओशियन के अंदर इस सेलेस्टियल आइलैंड का इमरजेंस हुआ तब दुनिया की सारी कंट्रीज़ का ध्यान इस पर गया और इस आइलैंड पर आकर बहुत सारी कंट्री से रिसर्च किया एंड फिर जाकर हमें ये पता लगा कि आइलैंड एक नए तरह के मेटल से बना है, एक ऐसा मेटल जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। लेकिन ये मेटल वकांडा के वाइबेनियम से भी ज़्यादा स्ट्रांग है और इस मेटल का नाम है एडमिटियम। लेकिन जैसे एडमिटन के बारे में दुनिया को पता लगा वैसे उसे हथियाने की होड़ मच गई और इसीलिए कई सारे देशों के बीच अनबन होने लगी। लेकिन तब जाकर हमारा देश यानी कि यूएसए से सामने आया और हमने इन सारे देशों का संगठन बनाने का फैसला लिया और हमने ये डिसाइड किया कि हम ये सारे देश एक साथ मिल जाए और साथ मिलकर उस सारे एडमंटम को आपस में बांट लें ताकि सभी को एडमंटम भी मिल जाए और किसी के बीच टकरार ना हो। और आज के दिन इस मीटिंग में हम सारे देश मिलकर उसी प्रस्ताव को पास करने आए हैं। अब इसके साथ ही यहाँ पर यह भी कहता है कि हमारे मित्र देश जापान ने इस सेलेस्टियल पर पाए जाने वाले पर काफ़ी अच्छी रिसर्च की थी और उन्होंने के पूरे फॉर्म को अचीव कर लिया था, लेकिन उसी पूरे को सर्पेंट ग्रुप ने चोरी कर लिया, जिसके बाद हमारे कैप्टन अमेरिका ने मैक्सिको जाकर जापान के उससे भरे कंटेनर को उनसे वापस ले लिया और इसके लिए वो यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को थैंक यू बोलता है। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों के दौरान ही हम ये देखते हैं कि यह इस मीटिंग में अचानक से जोर से गाना बजने लगता है और गाना बजने के साथ ही आइजिया ब्रैडली खड़ा होता है और वह पास में खड़े गार्ड की बंदूक छीनकर उस बंदूक से सीधा थंडाल्ट रॉस पर फायरिंग कर देता है। और सिर्फ आइजिया ब्रैडली नहीं बल्कि वह व्हाइट हाउस में खड़े यूएसए के 4 सोल्जर्स भी सामने आते हैं एंड वो लोग भी अपनी गन्स निकालकर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि उस फायरिंग से थंडाल्ट रॉस बच जाता है, जिसके पास सैम विल्सन जल्दी से आइजिया ब्रैडली को कंट्रोल करता है और वो आइजा ब्रैडली के हाथों से गन छीनने की कोशिश करता है, जिसके बाद आइजा ब्रैडली और बाकी के वो 4 सोल्जर सभी से फाइट करने लगते हैं। अब इसी फाइट के दौरान यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जो कि यहाँ बिल्कुल ही ब्लैक विडो की तरह फाइट करती है और वो एक एक करके सभी शूटर्स को ढेर कर देती है। एंड हमें इस लड़की के बारे में पता लगता है कि इस लड़की का नाम रुथ है और यह यूएसए के प्रेसिडेंट यानी कि थंडरबोल्ट रॉस की पर्सनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, यानी कि उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड। और ये लड़की एक्चुअल में एक इजराइल ही है जिसने कि रशिया के रेड रूम से ट्रेनिंग ली है, यानी कि दोस्तों ये सच की ब्लैक विडो है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये रोथ और बाकी सारे गार्ड्स मिलकर 5 शूटर्स को पकड़ लेते हैं और इन सब के पकड़े जाने के बाद ही सैम सीधा आइजिया ब्रैडली के पास आता है एंड वो उससे पूछता है कि आखिर यार उसने ऐसा क्यों किया और ऐसे क्या वजह थी जिस वजह से आइजिया ब्रैडली ने सीधा यूएसए के प्रेसिडेंट पर गोलियां चला दी। बट दोस्तों, सैम कैसा? पूछने पर हम ये देखते हैं कि आइजा ब्रैडली को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता है और इसी नंबर सैम से कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और तुम जो कह रहे हो वैसा मुझे कुछ भी याद नहीं है। और दोस्तों, जिस तरह से बकी 5 विंटर सोल्जर बनकर जो भी कांड करता है वो उसे याद नहीं रहता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आइजा ब्रैडली को देखकर भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर इसे भी थंडरबोल्ट रॉस के ऊपर की जाने वाली है रिफाइनिंग के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। लेकिन अब क्योंकि उसने काफ़ी बड़ा जॉन किया होता है इसलिए आइजा ब्रैडली को अरेस्ट करके सीधा जेल में डाल दिया जाता है। बट उसके जेल में जाने के बाद ही सैम उससे मिलने आता है और वह आइजा ब्रैडली से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो और तुम यूएसए के प्रेसिडेंट पर कभी भी गोली नहीं चलाओगे और इसीलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस बारे में जानकार रहूँगा कि ये सब किसने करवाया है और फिर उसके बाद मैं बहुत ही जल्द तुम्हें जेल से बाहर निकल। अब सैम विल्सन को भी यह पता था कि एजे ब्रैडली निर्दोष है और हो न हो प्रेसिडेंट पर होने वाले हमले के पीछे कोई और है और फिर इसीलिए सैम विल्सन सीधा टोरस से मिलता है
एंड उसके साथ मिलकर उस मीटिंग की पूरी सीसीटीवी की फुटेज देखता है। और इस फुटेज में उन दोनों को काफ़ी सारी अजीब चीज़ें दिखती हैं। जैसे कि सबसे पहले वो लोग ये देखते हैं कि मीटिंग में जब ईजे ब्रैडली अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था तब अचानक से उसका फ़ोन वाइट कलर में ब्लिंक होने लगा था। और ऐसी सेम चीज़ उन चारों सोल्जर्स के साथ भी हुई थी जिन्होंने कि आइजा ब्रैडली के साथ मिलकर फायरिंग की थी। साथ ही साथ वो लोग यहाँ पर ये भी नोटिस कर लेते हैं कि उन पांचों ने मीटिंग में फायरिंग तभी स्टार्ट की थी जब वहाँ पर गाना चला था। और इसलिए ये दोनों ही श्योर हो जाते हैं कि मीटिंग में इन पांचों ने जो भी किया वो इनसे किसी ने करवाया था। और इसलिए यहाँ पर एमेटोरस के साथ ये प्लान करता है कि वो उस बंदे को ढूंढ कर ही देगा जिसने ये सब किया है। लेकिन ये सब डिसाइड करने के बाद ही जैसे ही सैम विल्सन बाहर आता है और अपनी कार लेकर कुछ काम करने जाता है, वैसे ही रास्ते में उसे सरपेंट ग्रुप का लीडर साइड वेंडर घेर लेता है एंड वो उसकी गाड़ी पर हमला कर देता है। लेकिन सैम विल्सन उसे फाइट करता है एंड वो उसे पीट कर कैप्चर कर लेता है। जिसके बाद ही सैम विल्सन को ये पता लगता है कि अब क्योंकि सैम विल्सन ने मैक्सी बैंकरों में जाकर सरपेंट ग्रुप के कई सारे मेंबर्स को मार दिया था और साइड वेंडर के हाथों से जापान का कंटेनर भी छीन लिया था, इसलिए साइड वेंडर ने ये सब अपना बदला लेने के लिए किया है। लेकिन यहाँ पर सैमुएल्सन जैसे साइड वेंडर को हराकर उसे चित करता है, वैसे वहीं पर ही उसे एक फ़ोन कॉल आता है और फ़ोन कॉल उठाने के बाद ही सैमुएल्सन को ये पता लगता है कि कोई शख्स सैमुएल्सन पर नज़र रख रहा है, क्योंकि वो आदमी सैमसन फ़ोन पर यह कहता है कि तुमने इसे तो यहाँ पर हरा दिया है, लेकिन अब आगे जो होने वाला है तुम उसमें से किसी भी चीज़ को रोक नहीं सकते हो। और फिर ये बोलकर वो आदमी फ़ोन काट देता है। इस फ़ोन के कटने के बाद सैम जल्दी से टोरस के पास आता है और वो टोरस से बोलकर इस फ़ोन कॉल को ट्रैक करवाता है, जिसके पास जाकर उन्हें ये पता लगता है कि ये कॉल उन्हें पुराने गवर्नमेंट फैसिलिटी से आई है, जो गवर्नमेंट फैसिलिटी एक दूर वीराने जंगल में है। लेकिन सैम और टोरस बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते एंड वो जल्दी से जाकर अगर सीधा उस गवर्नमेंट फैसिलिटी में जाते। वहाँ पहुँचने के बाद उन दोनों को ये पता लगता है कि ये गवर्नमेंट फैसिलिटी है सिर्फ एक दिखावे के लिए है, क्योंकि एक्चुअल में ये एक रिसर्च एरिया है जहाँ पर थंडरबोल्ट रॉस इलीगल एक्सपेरिमेंट करवाता है। और ये एक्सपेरिमेंट वो तब से करवाता आ रहा है जब वो आर्मी के अंदर जनरल था। लेकिन अब यहाँ पर सैम और टोरस को जैसी ही सारी बातें पता लगती हैं, वैसे ही उन सब के सामने नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और ये कैरेक्टर होता है सैमी बुलस्टन यानी कि लीडर। अब द लीडर को देखकर सैमुएल्सन और टोरस दोनों काफ़ी दंग रह जाते हैं, क्योंकि एस ऑफ कोर्स द लीडर भी हल की तरह पूरा ग्रीन था और उसके सर का भेजा फ्राई हो चुका था। यहाँ पर लीडर को देखकर सैम उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और आखिरकार तुम ये सारी चीज़ें क्यों करवा रहे हो। और हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि हो ना हो प्रेसिडेंट पर होने वाले हमले में तुम्हारा हाथ ज़रूर आए। अब सैम की सारी बातें सुनकर लीडर उससे कहता है कि एक्चुअल में मेरा नाम सैमुएल स्टॉन्स है और मैं एक साइंटिस्ट हुआ करता था, लेकिन जब एक बार ब्रूस बैनर ने मेरे पास आकर मदद मांगी तब उसकी मदद करने के दौरान उसका गामा रेडिएशन वाला ब्लड मेरे सर पर गिर गया और वह मेरे सर के जख्म के जरिए सीधा मेरी बॉडी में आ गया, जिस वजह से मैं ऐसा बन गया। हालांकि ऐसा होने से मेरा चेहरा और मेरी बॉडी तो ख़राब हो गई, लेकिन उस वजह से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया और मैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन गया। लेकिन जैसे ही मेरे बारे में थंडरबोल्ट रॉस को पता लगा, वैसे ही उसने मुझे कैप्चर कर लिया और उसने मेरे ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उस दौरान मैं उससे कहता रह गया कि वो मुझे आज़ाद कर दे, लेकिन तब उसने मुझसे ये कहा कि ये सारे काम यूएस की गवर्नमेंट करवा रही है और इसीलिए वो चाहकर भी मुझे छोड़ नहीं सकता है। लेकिन हाँ, उसने मुझसे ये वादा किया कि जिस दिन वो यूएसए का प्रेसिडेंट बनेगा उसी दिन वो मुझ में आज़ाद कर देगा। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उसने मुझे कभी आज़ाद नहीं किया और वो लगातार मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करवाता ही रहा और इसीलिए जो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था मैंने उसे जहाँ से मार दिया। एंड फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं थंडरबोल्ट रॉस का असली एविल चेहरा दुनिया के सामने लेकर आऊँगा, ताकि पूरी दुनिया को ये पता चल सके कि थंडरबोल्ट रॉस असलियत में कैसा इंसान है। और फिर इसी तरीके से मैं थंडरबोल्ट रॉस से अपना बदला लूँगा। और फिर ऐसा करने के लिए मैंने साइड वेंडर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वो जापान के कंटेनर को चोरी कर ले, और ऐसा करने के लिए मैंने साइड वेंडर को CIA के अकाउंट से पैसे भेजे ताकि जब जापान को इस बारे में पता लगे तब जापान को ये समझ में आए कि ये सारी चीज़ें थंडर ने करवाई हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लीडर ने जिस CIA का नाम लिया है वो CIA USA की एजेंसी है जिसका नाम है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ये CIA हमारे देश के रॉ की तरह ही काम करती है। अब यहाँ पर ये सारी बातें जानने के बाद ही सैमुएल्सन को ये भी पता लग जाता है कि अभी कुछ टाइम पहले उसे जिसने फ़ोन कॉल किया था वो भी उसे लीडर नहीं किया था। और अब इसीलिए सैमुएल्सन लीडर की इन सारी बातों को जानने के बाद ही ये समझ जाता है कि ये जो भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं उन सब के पीछे लीडर का हाथ है और इसीलिए उसके लिए लीडर को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब यहाँ पर सैमुएल्सन जैसी लीडर को पकड़ने की कोशिश कर रही है, वैसे लीडर इस फैसिलिटी के सारे गार्ड्स को अपना गाना सुनाकर हिप्नोटाइज कर देता है और उन्हें अपने वश में करके वो उन सभी को सैमुएल्सन और टोरस पर छोड़ देता है। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर लीडर वहाँ से भाग जाता है, जिसके पास सैमुएल्सन और टोरस इन सारे गार्ड्स का किसी तरह से सामना करते हैं एंड फिर वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब दोस्तों, इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि लीडर अपने प्लान में कामयाब हो जाता है, क्योंकि जापान कंट्री को ये पता लग जाता है कि उनके एडमिटन के कंटेनर को चोरी करने के लिए साइड वेंडर को अमेरिका के CIA ने पैसे भेजे थे। और इसीलिए इस बात को जानकर जापान कंट्री का PM ये समझ जाता है कि उनके साथ ये जो भी कुछ हुआ है ये सब एक चाल है और ये चाल उनके साथ थंडरबोल्ट रॉस ने खेली है।
और फिर इसके बाद जापान का पीएम ये डिसाइड करता है कि उसने एडमिंटन को लेकर यूएसए के साथ जो गठबंधन किया था वो उसे तोड़ देता है और वो अपनी मिलिट्री को सीधा सेलेस्टियल आइलैंड पर भेज देता है, ताकि इस तरीके से यूएसए से पहले जापान सारे एडमंडम को अपने काबू में कर ले। लेकिन अब इधर यूएसए के अंदर जैसी यूएसए के इंटेलिजेंस को ये पता लगता है कि जापान कंट्री सारे एडमंडम को हासिल करने के लिए सेलेस्टियल एल्डर पर जा रहा है, वैसे ही वो इस बारे में जल्दी से थंडरबोल्ट रॉस को बताते हैं, जिसके बाद ये बात जानती है थंडरबोल्ट रॉस जल्दी से ऑर्डर देता है और अपनी मिलिट्री को लेकर भी सीधा इंडियन ओशन की तरफ निकल जा सके, ताकि जापान कंट्री से पहले वह सेलेस्टियल लैंड पर पहुंच जाए और सारे एडमंडम को अपने काबू में ले ले। और अब क्योंकि दोस्तों जापान और यूएसए जैसी दो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की मिलिट्री एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो जाती है, इसीलिए पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स में ये बात फैल जाती है कि शहर से एडमंडम को लेकर जापान और यूएसए के बीच वॉर होने वाली है। अब इधर ये सारी बात जैसी ही सैम और टोरेस को पता लगती है, वैसे ही वो लोग भी जल्दी से सकते हैं, सब अपने सूट में सूट अप होते हैं और तेज़ी से सीधा सेलेस्टियल अलर्ट की ओर निकल जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद ही सैमुएल्सन थंडरबोल्ट रॉस का वॉरशिप देखता है और इसीलिए वो जल्दी से उसके अंदर आता है एंड वो रॉस से मिलता है। यहाँ पर सैमुएल्सन थंडरबोल्ट रॉस को ये समझाता है कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ पर एक भी गलत कदम उठाने की वजह से दोनों देशों के बीच वॉर हो सकती है। बट इन दोनों की बातचीत के दौरान ही हम दूसरी साइड लीडर को देखते हैं, जो कि सैमुएल्सन से बचकर भागने के बाद सीधे एक घर में घुसता है और वहाँ पर एक फ़ोन लेकर यूएसए के 2 पायलट्स के वायरलेस को हैक कर लेता है। और ये दोनों पायलट्स इस टाइम पर सेलेस्टर आइलैंड के पास ही होते हैं और इसीलिए लीडर फ़ोन से दूर रहकर उन दोनों को अपने वश में कर लेता है और उन दोनों से जापान पर हमला करने के लिए कहता है, जिसके बाद ही यूएसए के दोनों पायलट्स अपने एयरक्राफ्ट को लेते हैं और यूएसए के वॉरशिप्स के पर हमला कर देते हैं। ये देखकर जापान को ऐसा लगता है कि यूएसए ने फायरिंग स्टार्ट कर दिया है और शायद से ये वॉर की शुरुआत हो चुकी है। के रिस्पांस में जापान भी अपने 2 एयरक्राफ्ट भेजता है, जिसके बाद चारों एयरक्राफ्ट के बीच फाइट होने लगती है। बट ये देखकर सैम विल्सन और उसका 2 स्टोर्स जल्दी से वहाँ पर आते हैं और वो यूएसए के दोनों एयरक्राफ्ट को रोककर उन दोनों के पायलट्स को बाहर निकाल लेते हैं, जिसके पास सैम विल्सन जापान को ये समझा देता है कि ये कोई वॉर नहीं है, बल्कि यहाँ पर उनके 2 सोल्जर्स ने बिना परमिशन के फायरिंग कर दी। और फिर इसलिए हम ये देखते हैं कि यूएसए और जापान दोनों के बीच की वॉर जो कि होने वाली थी वो रुक जाती है और दोनों देश अपनी अपनी मिलिट्री लेकर अपने अपने देश वापस आ जाते हैं। इधर सैम विल्सन भी अपने यूएसए वापस आ जाता है। लेकिन दोस्तों वहाँ सेलेस्टियल अलर्ट के ऊपर सैम का दोस्त टॉरस लड़ने की वजह से काफ़ी घायल हो गया था और इसलिए सैम उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पर उसका इलाज करवाता है। अब दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर ही बकी है की एंट्री होती है, यानी कि विंटर सोल्जर की, और विंटर सोल्जर यानी कि बकीबाज यहाँ पर सैम से मिलना होता है एंड वो सैम से कहता है कि उसकी लड़ाई के बारे में उसने न्यूज़ में देखा था। लेकिन यहाँ पर सैम से मिलने के बाद ही वह थोड़ी देर में वहाँ से चला जाता है और उसके जाते टाइम हमें पता लगता है कि बकी यूएसए के अंदर एक पॉलिटिशियन बन गया है। लेकिन हम इन सारी चीज़ों के बाद हम ये देखते हैं कि यूएसए का प्रेसिडेंट यानी कि थंडरबोल्ट रॉस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी जाती है ताकि एडमंडम को लेकर जापान और यूएसए के बीच जो टेंशन हो गए थे और दुनिया को ऐसा लग रहा था कि जापान और यूएसए लड़ने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को पूरी दुनिया के सामने क्लियर किया जा सके। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सैम भी प्रेजेंट होता है और इसीलिए यहाँ पर सैम विल्सन से मिलने के लिए लीडर आता है या लीडर सैम विल्सन से मिलकर उसे कहता है कि मैंने यूएसए और जापान को लड़वाने का काफ़ी अच्छा प्लान बनाया और मेरे इस प्लान के ज़रिए मैं थंडरबोल्ट रोज़ की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ले आता कि वो कितना ज़्यादा ईवल है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा ही पूरा प्लान फेल हो गया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैं अभी भी थंडरबोल्ट रोज़ की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ला कर रहूँगा और मैं ये पूरी दुनिया को दिखा कर रहूँगा कि थंडरबोल्ट रोज़ कितना ज़्यादा ईवल और बुरा इंसान है। अब दोस्तों इसी दौरान हमें ये पता लगता है कि असल में थंडरबोल्ट रोज़ को काफ़ी साल पहले से एक खतरनाक बीमारी थी, एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से उसकी मौत होने वाली थी और डॉक्टर्स भी थंडरबोल्ट रोज़ को बचाने में फेल हो गए थे। लेकिन जब थंडरबोल्ट रोज़ ने इस बारे में लीडर को बताया, तब लीडर ने अपने तेज़ दिमाग की मदद से थंडरबोल्ट रोज़ की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया और उसके लिए खास तरह की दवाई को इन्वेंट किया। जिस दवाई की ये गोली थंडरबोल्ट रोज़ खाता है, लेकिन थंडरबोल्ट रोज़ को एक पता नहीं था कि लीडर हर बार उसकी दवाई में गामा रेडिएशन है मिलाता था और उस दवाई को थंडरबोल्ट रोज़ सालों से ले रहा है। इसी वजह से अभी थंडरबोल्ट रोज़ की बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा गामा रेडिएशन भर चुका है और इतने सारे गामा रेडिएशन की वजह से क्या होता है, इसका आंसर हमें यहीं पर मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही थंडरबोल्ट रोज़ देखते ही देखते रेड हक बन जाता है और वो बेकाबू होकर सारी चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगता है और आसपास का कोई भी सोल्जर उसे रोक नहीं पाता है। लेकिन फिर ये चीज़ देखने के बाद सैम विल्सन सबसे पहले तो सोल्जर्स के यादवैद लीडर को अरेस्ट करवाता है एंड देन वो जल्दी से रेड हक को रोकने के लिए आता है, जिसके बाद ये रेड हक और सैम विल्सन दोनों के बीच एक बहुत ही खतरा फाइट होती है। लेकिन इस फाइट में हम क्लियरली ये देखते हैं कि रेड हक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसलिए इस फाइट के अंदर रेड हक कैप्टन अमेरिका की शील्ड को ज़मीन में सलीलट देता है और उसके वाइब्रेनिंग से बने दोनों पंखों को भी तोड़ देता है, जिस वजह से सैम विल्सन निहत्था हो जाता है। लेकिन तब उसके बाद ही वो थंडरबोल्ट रॉस को रोकने के लिए उसके सामने उसकी बेटी बैटी रॉस का नाम लेता है और वो थंडरबोल्ट रॉस से कहता है कि वो ऐसा इंसान नहीं है जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए। साथ ही साथ वो उससे ये भी कहता है कि उसे अपनी बेटी थंडरबोल्ट रॉस के लिए शांत होना ही पड़ेगा। और फिर दोस्तों हम भी ये देखते हैं कि बैटी रोज़ का नाम सुन के थंडरबोल्ट रॉस भी कुछ ही
ही टाइम में शांत हो जाता है और फिर से इंसानी रूप में आ जाता है। लेकिन फिर इसके बाद ही थंडरबोल्ट रॉस को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसे उसी जेल के अंदर डाल दिया जाता है जिस जेल के अंदर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में एंटमैन, फैल्कॉन, वांडा और होकाई को डाला गया था। लेकिन फिर कई दिन बीतने के बाद सैमुअल्सन इस जेल में बैठी रॉस के साथ आता है और वो इस जेल के अंदर बैठी रॉस को उसके फादर थंडरबोल्ट रॉस से मिलवाता है, जिसके बाद थंडरबोल्ट रॉस को अपनी बेटी बैटी रॉस से मिलकर काफ़ी खुशी होती है। इसके साथ ही अब क्योंकि ने यह साबित कर दिया था कि थंडरबोल्ट रॉस पर अटैक करवाने वाला डार्क लीडर है, इसीलिए इस बात को साबित करने के बाद ही वो आइजेब रेडली को भी जेल से बाहर निकलवा लेता है और अपने दोस्त आइजेब रेडली को अपने साथ ले जाता है। और फिर इसके साथ ही दोस्तों ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों मूवी के खत्म होने के बाद इस मूवी के अंदर एक एंड क्रेडिट सीन आता है और इस सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि जिस जेल के अंदर थंडरबोल्ट रॉस को रखा गया था उसी पहली जेल के अंदर लीडर को भी रखा जाता है और इसलिए सैम विल्सन यहाँ पर लीडर से मिलने भी आता है। लेकिन जब सैम विल्सन लीडर से मिलने आता है तब लीडर उसे फ्यूचर को लेकर अलर्ट करता है और वह सैम विल्सन से कहता है कि तुम्हें लगता होगा कि तुमने मुझे यहाँ पकड़कर सब कुछ ठीक कर दिया है और अब शायद से तुम्हारी दुनिया पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन असल बात तो यह है कि मैंने अपने दिमाग की मदद से सारी पॉसिबिलिटीज देख ली है और इसलिए मुझे पता है कि वह सब आ गए और जब वो सब आएंगे तब तुम उन्हें रोक नहीं पाओगे। ये बात सुनकर सैम्पल्स है लीडर से पूछता है कि आखिरकार तुम किसकी बात कर रहे हो और कौन आने वाला है, जो सुनकर लीडर सैमुअल्सन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दुनिया इस पूरे ब्राह्मण में इकलौती दुनिया है। सच बात तो ये है कि तुम्हारी दुनिया के अलावा और भी अनगिनत दुनिया है और उन सभी दुनिया में वो सब रहते हैं और अब वो सब यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए देखते हैं कि जब जब वो सब आएंगे तब तुम उन सब से अपनी दुनिया को कैसे बचाते हो। लेकिन दोस्तों लीडर के ये सब बोलने के बाद ही ये एंड क्रेडिट सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है और ख़त्म होने के साथ ही हमारे मन में ये सवाल छोड़ जाता है कि आखिरकार ये वो सब कौन है जिनकी लीडर बात कर रहा है। वैसे अगर इस बारे में आपकी खुद की कोई थ्योरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना ताकि वो सारी थियरीज़ के बारे में मेरे साथ साथ बाकी सब भी जान सकें। बाकी दोस्तों आपको ये वाली वीडियो पढ़ाएंगे पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कैप्टन अमेरिका के फ़ैन हो तो कमेंट्स में कैप्टन अमेरिका ज़रूर लिखना और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।